हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 2 जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो बेसिकली फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग से मतलब क्या हुआ, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो पहले लोग थे वो क्या करते थे, वो हंटिंग करते थे, शिकार करते थे और जंगलों में रह रह के अपना फूड इकट्ठा करते थे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से, अपना जंगल में भटक भटक के अपना फूड इकट्ठा करने से और शिकार करने से लेकर उनकी ग्रोथ कैसे हुई, जो उन्होंने अपना फूड ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट अर्लीस्ट पीपल हु मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने सबसे पहले एक जगह से दूसरी जगह मूव करना स्टार्ट करा खाने की तलाश में। ठीक है, एंड वी विल स्टडी हाउ वी कम टू नो अबाउट दिस पीपल, और हम ये भी पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता लगा उन लोगों के बारे में। ओके, फिर एंड हाउ दे बिगन टू डू फार्मिंग एंड हर्डिंग, उन्होंने खेती बाड़ी करना कैसे स्टार्ट करा। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे कि हमारे जो बेसिकली बर्ड से लेकर डेथ तक मेहरगढ़ के लोगों की क्या जर्नी थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई वर दे मूव, सबसे पहले कि लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करते थे। वी स्टडीड दैट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट 2 मिलियन ईयर्स अगो एज हंटर एंड गैदरर्स। तो हमने ये पढ़ा था कि जो पहले जो लोग रहते थे सब कॉन्टिनेंट में, मतलब जो पहले कोई कंट्रीज वगैरह डिवाइडेड तो थी नहीं, तो इसलिए हम कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट से ही डिवाइडेड था सारा आपका एरिया। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का। तो बेसिकली जो सब कॉन्टिनेंटल में 2 मिलियन साल पहले जो लोग रहते थे उनको हंटर गैदरर्स कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि वो हंटिंग करते, शिकार करके अपना गुजारा करते थे, या फिर गैदर करके, फूड गैदर करके खाते थे। एंड वी कॉल देम हंटर गैदरर्स बिकॉज दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, कॉट फिश, रूट नट, सीड्स, लीव्स, स्टॉक एग्स फॉर देयर फूड। तो हम उनको क्यों कहते थे? क्योंकि वो हंटेड करते, शिकार करते थे जंगली जानवरों का, फिश पकड़ते थे, ठीक है, अपने बीज, नट्स और खाना इकट्ठा करते थे। ठीक है, तो बेसिकली इसलिए हम उनको हंटर और गैदरर्स कहते थे। हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज, अब हम पढ़ेंगे कि क्या रीज़न है कि जो हमारे जो पीपल थे पुराने ज़माने के, वो मूव क्यों करते थे। अब हम तो भाई एक ही जगह रहते हैं, कितने साल हो जाते हैं, हमारा एड्रेस सेम होता है, बट ऐसा पहले नहीं होता था, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। तो हम पढ़ेंगे कि उसका क्या रीज़न था। फर्स्ट, if they stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plants and animal resources. तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले वो नदी के किनारे रहते थे या पेड़ों के जंगलों में रहते थे, तो क्यों रहते थे? अपनी खाने पीने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो जैसे जब उन्हें बहुत एक टाइम, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता था एक ही जगह रहते रहते, तो वो वहाँ के सारे जो प्लांट्स के फूड्स थे, प्लांट्स के जो आपके फ्रूट्स थे, वो सब खा लेते थे। तो वहाँ पे कुछ नहीं बचता था खाने के लिए, क्योंकि जो भी हमारे फ्रूट्स आते हैं वो सीजनेबल आते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक बार में सारे तोड़े, खा गए। तो उसके बाद धीरे धीरे करके ज़्यादा टाइम जब वो वहाँ रहते थे, तो वो फूड जो था, जो फ्रूट्स होते थे या फिर वहाँ के जो जानवर होते थे, वो भी सब खत्म हो जाते थे। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस, सो दीज पीपल हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स फॉर हंटिंग पर्पजेज। एनिमल जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, तो इसलिए लोग भी उनके पीछे पीछे, जो एनिमल्स को खाते थे उनके पीछे पीछे मूव करते रहते थे, उनको फॉलो करते थे। पीपल में हैव मूव सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल हमने एक प्लांट के फ्रूट्स खा लिए, मतलब बहुत सारे प्लांट्स हैं एक जगह, हमने उसके सारे फ्रूट्स खा लिए, तो उस पर एकदम से तो फ्रूट्स आएंगे नहीं दोबारा, हमें दूसरे सीजन का वेट करना पड़ेगा। तो फिर वो ऐसी जगह चले जाते थे जहाँ पे उन्हें उस सीजन में फ्रूट्स मिल जाएं। People living on the banks of the river have to go from there because of dry seasons. For example, अगर हम किसी नदी के किनारे रह रहे हैं, तो उसमें क्या होता था, नदी का कोई सूखा पड़ गया या फिर कोई ऐसा ड्राई सीजन आया तो पानी सारा सूख जाता था, तो इसलिए भी उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। ठीक है, तो चलिए अब इस चैप्टर की बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तुषार ट्रेन जर्नी, एक बच्चा है तुषार, वो ट्रेन में जा रहा है। ठीक है, तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग। तुषार दिल्ली से चेन्नई जा रहा है अपने कज़न की शादी के लिए। दे वर ट्रैवलिंग बाय द ट्रेन, तो वो सब, उसकी फैमिली और तुषार ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इन टू द विंडो सीट, और उसने उसको, वो विंडो सीट पे बैठा हुआ है। हिज नोज ग्लूड टू द ग्लास पेन। ठीक है, वो बेसिकली विंडो सीट से बिल्कुल सट के बैठा है। ओके, एज ही वॉच ट्रीज एंड हाउसेज फ्लाई पास्ट, his uncle tapped his shoulder and said, do you know that trains were first used about 150 years ago?
तो जैसे वो ट्रेन में बैठ के वो साइट सीन्स देख रहा था, ट्रीज़ देख रहा था, या फिर जो घर जा रहे थे वो देख रहा था, तो तभी उसके अंकल ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि सबसे पहले जो ट्रेन स्टार्ट हुई थी वो 150 साल पहले शुरू हुई थी, ठीक है। एंड दैट पीपल बिगेन यूजिंग बसेज अ फ्यू डिकेड्स लेटर, और जो बसेज हैं वो कुछ ही टाइम पहले चलना शुरू हुई है। तो जब तुषार ने ये सुना तो उसको बहुत अचंभा हुआ। उसने बोला कि अरे जब अभी 150 साल पहले बस स्टार्ट हुई है और 150 साल पहले स्टार्ट हुई, तो फिर लोग पहले कैसे ट्रैवल करते थे? जो पहले लोग थे, इससे भी पहले लोग थे, तो वो मिलियन ईयर अगो वो कैसे ट्रैवल करते थे, ठीक है। द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव? वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन दी सब कॉन्टिनेंट एज अर्लीस्ट 2 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। हमें पता है कि जो सब कॉन्टिनेंट में लोग बहुत हज़ारों लाखों सालों पहलों से रह रहे हैं, जिनको हम हंटर और गैदरर्स कहते हैं। फिर से बता रही हूँ क्यों कहते हैं हंटर, क्योंकि वो हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, और गैदरर्स क्योंकि वो फूड इकट्ठा करते थे। The name comes from the way in which they got their food. Generally, they hunted wild animals, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks, and eggs. Hunter-gatherers moved from one place to another. There are many reasons for this. Hunter and gatherers एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते थे, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं. फर्स्ट, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे वुड हैव eaten up all the available plant and animal resources. पहला कि अगर वो एक ही जगह पे ज़्यादा टाइम तक रहते थे तो वो वहाँ के सारे अवेलेबल प्लांट्स और एनिमल रिसोर्सेज को खा जाते थे. देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड. तो इसीलिए दे वुड हैव, उनको जाना पड़ता था एल्सवेयर, कहीं और, इन सर्च ऑफ फूड, फूड को सर्च करने के लिए. सेकेंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस. दूसरा कि जो एनिमल्स थे वो भी एक ही जगह तो रहते नहीं है. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस. मूव मतलब चलना, वो एक जगह से दूसरी जगह चलते थे. आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, या तो वो सर्च करते थे आपका स्मॉलर प्रे, या फिर इन केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, वो भी अपने खाने को खोजते खोजते इधर से उधर घूमते रहते थे. तो इसीलिए जो हंटर्स होते थे, जो शिकारी होते थे, उनको उन्हें फॉलो करना होता था, और उनकी मूवमेंट्स को फॉलो करते हुए वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे. थर्ड रीज़न, प्लांट्स एंड ट्रीज़ बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स एंड ट्रीज़ बियर फ्रूट, दे हैव फ्रूट्स, उनके पास जो फ्रूट्स आते हैं वो डिफरेंट सीजन में आते हैं. सो पीपल मे हैव मूव्ड, तो इसलिए पीपल भी मूव करते थे फ्रॉम सीजन टू सीजन, सीजन एक सीजन से दूसरे सीजन, इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट बहुत तरीके के प्लांट्स को सर्च करने के लिए. फोर्थ, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव. नेक्स्ट क्या था कि चाहे पीपल हो, प्लांट्स हो, एनिमल हो, सबको वाटर चाहिए सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए. वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स. पानी कहाँ पाया जाता था आपका? लेक्स में, स्ट्रीम्स में एंड रिवर्स में. वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर प्रीनेनियल, अदर्स आर सीजनल. बेसिकली जो कुछ जो नदी होती है हमारी, कुछ जो हमारे तालाब होते हैं वो हमारे मतलब थ्रू आउट पूरे साल आप उसमें पानी मिलेगा, उनका पानी ख़त्म नहीं होता. लेकिन कुछ जो नदी होती हैं, कुछ लेक्स होती हैं, उनका पानी सीजनल होता है कि अगर बाई चांस ड्राई सीजन आएगा तो उनका पानी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए वो लोग मूव करते थे. ठीक है, तो इसमें हमने 4 रीज़न्स पढ़े हैं उनके मूव करने के लिए. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे. तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड शेयर करना ना भूलें. थैंक यू सो मच. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल. तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो अर्लीस्ट पीपल थे वो मूव क्यों करते थे, क्या रीज़न होता था उनके मूव करने का, और हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता चला उनके बारे में. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल. हमें ये लोग जो थे बेसिकली एग्जिस्ट करते थे आज से 1 से 1.5 लाख साल पहले, तो हमें उनके बारे में कैसे पता चला. तो बेसिकली हमें कुछ प्रूफ्स या कुछ ऐसा मिला होगा जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो पहले जो लोग रहते थे वो हंटिंग करते थे या गैदर होते थे. ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो थे, आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. कौन होता है आर्कियोलॉजिस्ट? जो हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करते हैं. कैसे रिसर्च करते हैं? बाय ऑब्जेक्ट्स, जो उनको वो ऑब्जेक्ट्स मिलती हैं पुराने खंडरों के, या फिर आपका खुदाई करने के बाद ज़मीन से जो भी उनको चीज़ें मिलती हैं वो उनको देखते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद वो हमें हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड सम ऑफ थिंग्स यूज्ड बाय हंटर गैदरर्स. तो आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसी कुछ चीज़ें मिली जिनसे उन्होंने बताया कि जो पहले जो लोग रहते थे वो हंटिंग और गैदरिंग करते थे. दे मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन्स. और उन्होंने बताया कि वो बेसिकली बहुत सारे टूल्स यूज़ करते थे. वो बने होते थे टूल्स आपके स्टोन के, पत्थरों के, वुड के, लकड़ियों के और हड्डियों के.
ठीक है। स्टोन टूल सर्वाइव्ड बेस्ट अमंग ऑल ऑफ दी अबव। तो बेसिकली जो हमारे पत्थरों के टूल्स थे, पत्थरों के जो हमारे टूल्स होते थे, वो सबसे ज़्यादा उन्होंने अच्छे सर्वाइव करा है, वरना बाकी सारे तो टाइम के साथ इतने टाइम तक वो सर्वाइव नहीं कर सकते, टाइम के साथ डिस्ट्रॉय हो गए। अब आता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टोन टूल्स। स्टोन टूल्स का यूज़ क्या था। स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन्स। तो जो पहले जो टूल्स थे वो क्या करते थे, उनसे मीट और बोन्स को कट करते थे। स्क्रैप बार्क ऑफ द ट्रीज, पेड़ों की खालों को काटते थे। एंड हाइट्स उसको बोलते हैं एनिमल स्किन को। चॉप फ्रूट एंड रूट्स, और फ्रूट को या फिर जड़ों को, जो पेड़ की जड़ें होते हैं उनको काटने के लिए वो स्टोन के टूल्स को यूज़ करते थे। ओके, क्या यूज़ करते थे उनका, मीट काटने के लिए, मीट यानी कि जो मांस होता है जानवरों का उसको काटने के लिए, उनकी हड्डियाँ बोन्स काटने के लिए, स्क्रैप बार्क ऑफ ट्रीज़ जो पेड़ होते हैं उनकी खालों को काटने के लिए, हाइड्स एनिमल स्किन को काटने के लिए, एंड फ्रूट्स को काटने के लिए और पेड़ की जड़ों को काटने के लिए। अदर टूल्स वर यूज्ड टू चॉप वुड। तो बाकी सारे जो टूल्स थे वो हमारे लकड़ी काटने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये एक पिक्चर लगाई है मैंने जिसमें आप देख सकते हैं कि जो टूल्स हैं वो किस टाइप के होते हैं। ये देखिए, इसमें कुल्हाड़ी भी है आपका, सारे जो है ज़्यादातर वुड के बने हुए हैं और प्लस स्टोन्स के बने हुए हैं। ये सारे पत्थरों के टूल्स बने हुए हैं जो यूज़ होते थे। ठीक है, आइए तो इस चैप्टर की बुक रीडिंग भी कर लेते हैं। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता चला। आर्कोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। आर्कोलॉजिस्ट्स ने कुछ ऐसी चीज़ें पाई जो हंटर गैदरर्स ने बनाई थी और उनको वो यूज़ किया करते थे। It is likely that people made and used tools of stone, wood and bone, of which stone tools have survived best. Basically वो सारी चीज़ें थीं जो वो खुद लोगों ने ही बनाई हुई थीं। ठीक है, एंड यूज्ड टूल्स ऑफ स्टोन, और वो कौन से टूल यूज़ करते थे, पत्थरों के, लकड़ियों के या फिर बोन्स के। ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट, और उनमें से सबसे ज़्यादा टाइम तक कौन से टूल्स ने सर्वाइव किया है, वो जो स्टोन के, पत्थरों के बने होते थे। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन। कुछ जो स्टोन टूल्स थे वो यूज़ करे जाते थे मीट और बोन्स काटने के लिए, मांस और हड्डियाँ काटने के लिए, स्क्रैप बार्क ट्रीज़ की खालों को काटने के लिए, हाइड्स को काटने के लिए, हाइड्स उसको बोलते हैं, एनिमल स्किन को हाइड्स बोलते हैं, फ्रूट्स और रूट्स काटने के लिए। ठीक है, सम में हैव बीन अटैच टू हैंडल्स ऑफ द बोन ऑफ वुड टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग। और जो कुछ होते थे ना वो बेसिकली आपकी जो बोन्स होते हैं उनको हैंडल बना दिया जाता था। ठीक है, या फिर वुड के उसमें लगा देते थे टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग, ताकि वो हंटिंग के लिए एरोज बना सकें। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड विच वॉज यूज एज फायर वुड। और जो अदर जो टूल्स थे वो लकड़ी काटने के लिए यूज़ होते थे। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। और जो वुड जो होती थी हमारी वो हट्स एंड टूल्स बनाने के लिए भी यूज़ करी जाती थी। ठीक है, देखो यहाँ पे पिक्चर दी गई है, तो लेफ्ट की जो पिक्चर है उसमें लिखा गया है डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट द एडिबल रूट्स। तो जो पत्थरों से ही ना, पत्थर की हेल्प से वो जो पेड़ है उसकी जड़ों को खोद रहे हैं, है ना। ठीक है, रूट्स के लिए। और जो राइट की है स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन। तो वो एनिमल की स्किन से ही कपड़े पहनते थे। जो एनिमल जो था वो मर गया, उसकी खाल ली और उसके ही कपड़े बना लिए। पहले ऐसा फैब्रिक नहीं होता था, कपड़े वो एनिमल्स की खाल के ही पहनते थे। तो जो पत्थर से ही वो उसको सिल लेते थे। कितने टैलेंटेड होते थे, पत्थर से ही सिल के कपड़े भी खुद बना लेते थे। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, चूजिंग अ प्लेस टू लिव। ओके, तो बेसिकली इसका मतलब क्या था कि हमने अर्लीस्ट लोगों के बारे में पढ़ा कि वो मूव क्यों करते रहते थे। ठीक है, उसके बाद हमने वो रीजंस को उसके बाद हमने ये देखा कि वो टूल्स, स्टोन्स, क्या चीज़ें यूज़ करते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है आपका चूजिंग अ प्लेस टू लिव। अब देखिए फॉर एग्जांपल जो पहले के जो ये भी अर्लीस्ट पीपल थे वो क्या करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। अब ऐसा तो नहीं है कि वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, अब वो मूव करेंगे एक से जगह से दूसरी जगह। जब गए तो कुछ टाइम तो वहाँ पर स्टे करेंगे। तो उस स्टे का जो टाइम पीरियड होता था उसको वो कहाँ पर रहेंगे, कहाँ पर उनको रहना था, उस बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इट इज़ व्हाट इज साइट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइट्स क्या है। साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ द थिंग्स लाइक टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग एटसेट्रा वर फाउंड।
These were used and left behind by may be found on the surface of the earth, buried under the earth or sometimes even under the water. अब साइट्स हमने किसको बोला है? साइट्स जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने उन जगहों को बोला है जहाँ पे उन्हें पुराने लोगों के रहने के या फिर पुराना कोई फॉर एग्जांपल नगर बसा हुआ था या फिर उनको पानी के अंदर उन्होंने देखा कि यहाँ पुराना कोई नगर बसा हुआ था, इस चीज़ के जो उन्हें एविडेंसेस मिले हैं वो उस जगहों को उन्होंने बोला साइट्स। फॉर एग्जांपल कोई एक जगह है, कोई खंडर है, ठीक है, वहाँ पे उन्हें कुछ भी मिला, कोई पुराने स्टोन्स मिल गए या फिर कुछ भी मिल गया, आपको एशेस मिल गए, ठीक है, ये सब चीज़ें मिल गई, तो वो उनके लिए क्या हुआ? साइट। तो साइट का मतलब हुआ जगह, ठीक है, वो जगह जहाँ पर आर्कोलॉजिस्ट्स को पुराने लोगों के रहने के प्रूफ मिले हैं, ठीक है। तो ठीक है ना, इसमें क्या है? साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेनिंग ऑफ द थिंग्स वर फाउंड। साइट्स वो प्लेसेस हैं जहाँ पे रिमेन्स ऑफ टूल्स, पुराने टूटे फूटे टूल्स मिले हैं, पॉट्स मिले हैं या फिर पुरानी रिमेनिंग्स ऑफ बिल्डिंग्स मिली हैं जहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर कोई रहता था हज़ारों लाखों साल पहले। दैट इज़ योर साइट्स। दीज वर यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड। ये जो चीज़ें थे ये यूज़ करी हुई हैं या फिर रह गई हैं सरफेस पे या फिर उनको अर्थ पे मिली हैं, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, या फिर ब्यूरिड अंडर दी अर्थ या फिर अंदर अर्थ के दफनाई हुई हैं जिसको हम एक्सकवेट करके निकालते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। और समटाइम्स इवन डी अंडर दी वाटर, यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि अंडर दी वाटर। फॉर एग्जांपल वो रिसर्च करते रहते हैं तो नहीं पता लगता है कि अरे यहाँ पानी जो है, जैसे आपने द्वारिका के बारे में सुना होगा, जो हमारी द्वारिका जो नगरी है वो सारी पानी के अंदर डूबी हुई है, जो असली द्वारिका है, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ था कि पानी के अंदर डूब गई। फॉर एग्जांपल पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता गया टाइम के साथ साथ, और ये हज़ारों लाखों साल पुरानी की बात है, तो तब तक पानी ने उसको कवर कर लिया या फिर वहाँ पे लोगों ने रहना छोड़ दिया या जो भी वट एवर द रीज़न वॉज, ठीक है। तो इसलिए वो हो गई हमारी सारी साइट्स हो गई, ठीक है। अब ये देखो जो हमारा ये मैप दे रखा है ना, इसमें जो रेड कलर का जिन पे मार्क है, जैसे कि भीमबेटका हो गया, हंसगी हो गई, कर्नल केव्स हो गए, ये वो जगहें हैं, ये क्या है? ये हमारी साइट्स हैं। तो साइट्स क्या हुआ? वो जगह है जहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट को प्रूफ मिले हैं, उनको एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पर पहले कोई रहता था, ठीक है। ऑल प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्राइंगल्स आर साइट्स। देखो जो रेड ट्राइंगल से मार्क्ड है ये सब क्या है? हमारे साइट्स। फ्रॉम विच आर्कोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ हंटर एंड गैदरर्स, जहाँ पे उन्हें ये एविडेंस मिला है कि यहाँ पर हंटर और गैदरर्स रहते थे। अब उनको ऐसा क्या मिला होगा? हो सकता है उन्हें पुराने टूटे फूटे शिकार करने के आपके वो मिले हों, टूल्स मिले हों, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पुरानी वो मिली हों, ठीक है। मैनी साइट्स लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स। और जो ज़्यादातर जो भी ये साइट्स है ना, ये हमें रिवर्स के पास लोग रहते थे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ना, उनको पानी भी चाहिए पीने के लिए, ठीक है, और पानी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए, तो वो इसलिए ज़्यादातर पानी या नदी के किनारे ही बसे हुए मिले हैं। अब उनमें से ही एक जगह है भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में है। ये बहुत पुरानी साइट है जहाँ पे केव्स, गुफाएं मिली हैं और रॉक शेल्टर्स मिले हैं। मतलब रॉक शेल्टर्स मतलब बड़े बड़े रॉक हैं, पहाड़ हैं, पर वो इस शेप के हैं, इस तरीके के हैं कि वहाँ पे रहा जा सकता है। People choose these natural caves because they provided shelter from the rain, heat and wind. These rock shelters are close to the Narmada Valley. तो बेसिकली उनको शेल्टर क्यों चाहिए होता था? अब देखिए गर्मी, ठंड, ये सब तो उनको भी लगती होगी, तो वो गुफा के अंदर चले जाते थे, तो वहाँ पे रह के उनको ठंड से, गर्मी से या फिर आपके फॉर एग्जांपल बारिश से, इनसे रिलीफ मिलता था। और ये जो रॉक शेल्टर्स हैं ये ज़्यादातर नर्मदा वैली के आसपास के हैं। As stone tools were important, people tried to find places where good quality stones was easily available. अब ये है कि स्टोन टूल्स, उससे क्या करते थे? वो शिकार करते थे या फिर मीट को जो है उससे वो चीरते थे, जो भी करते थे, वो सब उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे स्टोन टूल्स उस वक्त। तो इसलिए वो ज़्यादातर ऐसी जगह रहते थे जाके जहाँ से उनको स्टोन टूल्स ईज़िली मिल जाएँ, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपकी बुक का ही पेज है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, उनको ना उन गुफाओं में ये भी एक पेंटिंग्स भी मिली हैं, जिन्हें हम रॉक शेल्टर था उसमें उनको एक पेंटिंग मिली है। इसमें आप देख रहे हैं पेंटिंग में क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है ना कोई शिकार करता हुआ है, कोई जानवर है और उसके पीछे एक आदमी शिकार कर रहा है। तो ऐसी पेंटिंग्स मिली हैं जिनसे ये प्रूफ होता है कि पहले टाइम में लोग क्या करते थे। इससे उनको पता लगा कि ये वो शिकार ही करते थे, क्योंकि तभी उन्होंने ये बनाया है ना। देखो, मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन दी वॉल्स। और बहुत सारी जो गुफाएं हैं वो ऐसी हैं जिसमें उनको ना
ये पेंटिंग से बनी हुई मिली हैं। सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश। सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा। तो ये पेंटिंग शो करती है वाइल्ड एनिमल्स को कि कितने उन्होंने एक्यूरेसी से एनिमल्स को बनाया गया है, और वो इस जो इनकी ये पेंटिंग इस वक्त का प्रूफ देती है कि हाँ उस वक्त वो ये लोग शिकार का ही काम करते थे, इसलिए उन्होंने शिकार की ही पेंटिंग बनाई। ऑब्वियसली हम पेंटिंग बनाएंगे कोई तो वही चीज़ बनाएंगे ना जो हमें हमारे दिमाग में है, और हमारे दिमाग में वही चीज़ होगी जो ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, अब आया नेक्स्ट टॉपिक, फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर। अब उनको फायर के बारे में कैसे पता चला, या फिर हमें कैसे पता चला कि उन लोगों को पता था कि फायर क्या है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि 2 पत्थरों को रगड़ने से सबसे पहले फायर के बारे में पता चला था। ठीक है, तो ट्रेसेस ऑफ एश शोज दैट द पीपल एट दैट टाइम हैव इन्वेंटेड द फायर। इट कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स लाइक एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट, टू स्केयर अवे एनिमल्स। अब देखो फॉर एग्जांपल उसने किसी भी आदमी ने बैठे बैठे उसने 2 पत्थरों को मतलब रब करा और उसमें से आग निकली, तो उन्होंने आग इन्वेंट कर ली। अब वो आग किससे यूज़ में आ सकती है, ये उनको ऑब्वियसली उन्होंने इस्तेमाल करा होगा, उन्होंने आपको पकड़ के भी देखा होगा, उनका हाथ जला होगा जिससे उनको ये पता लगा कि नहीं इसमें हाथ नहीं देना। फिर उन्होंने गलती से कोई मांस का टुकड़ा वहाँ गिर जाता है, फिर वो गिर गया, उसने उसको निकाल के फिर खाया, तो उनको ये पता लगा कि अरे इसको पका कर खाएंगे तो ये और अच्छा लगेगा। तो धीरे 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 इन्वेंशन से ही उनको नॉलेज बढ़ती गई। तो ऐसा क्या हुआ, आर्कियोलॉजिस्ट को ना एशिज़ मिली हैं। एशिज़ किसको बोलते हैं, राख मिली है कुछ चीज़ों की, और राख तभी मिलेगी जब वो जली हुई होगी। ठीक है, जब वहाँ पर कुछ जला हुआ होगा, तो इससे उनको ये प्रूफ मिला, उनको ये समझ में आया कि अरे इन लोगों को तो आग के बारे में भी उस वक्त तक, यानी कि लाखों साल पहले की हम यहाँ बात कर रहे हैं, पता चल चुका था। तो आग और किस लिए यूज़ करा, सोर्स ऑफ लाइट, रोशनी के लिए। उनको तो उन्होंने देखा कि अरे अंधेरा है, आग से तो रोशनी हो रही है। नेक्स्ट, टू रोस्ट मीट, अपना खाना बनाने के लिए, अपना मीट को रोस्ट करने के लिए। टू स्केयर अवे एनिमल्स, फिर उनको कोइंसिडेंटली ये पता लगाओ कि अरे जो एनिमल्स होते हैं वो तो आग से डरते हैं। ठीक है, तो भी वो इसको यूज़ करने लगे। ट्रेसेस ऑफ एशिज़ हैव बीन फाउंड इन करनूल, और जो एशिज़ के जो ट्रेसेस होते हैं ना, जो हमें ट्रेसेस मतलब प्रूफ्स जो मिले हैं ना, वो मिले करनूल में। ठीक है, अब आज हम ये 2 टॉपिक्स हमने कवर करे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपना आगे का पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मुझे इनकरेज मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बेसिकली लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्लेसेस टूरिस्ट टू लिव इन। ठीक है, मतलब वो प्लेसेस जहाँ पर हमारे अर्लीस्ट पीपल रहते थे। ठीक है, और हमें कैसे पता चला कि वो वहाँ रहते थे। ओके, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अच्छा, आपने देखा होगा आपकी एनसीईआरटी में एक टॉपिक है कॉलम में बना हुआ ये, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है नेम्स एंड डेट्स। तो बेसिकली ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि इसमें से ज़रूरी नहीं है आपके उसमें क्वेश्चन आए, बट इसका पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे आपको एक इजी रूट मिलेगा, एक इजी वे मिलेगा हिस्ट्री को, अगर आप सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली जो हमारी एज थी, एक हम कब की बात कर रहे हैं, हमने आपको याद है फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था बिफोर बर्थ क्रिस्ट का, और कॉमन एरा वाला हमने टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, तो बेसिकली हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो अर्लीस्ट पीपल की बात कर रहे हैं, वो जो क्रिस्ट बर्थ के भी लाखों 20 लाख टू में समझ रहे हैं 20 लाख साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, और 20 लाख साल तो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें कुछ एविडेंसेस मिले थे, हो सकता है उससे भी पहले लोग रहते हों या उससे पहले भी वो क्या करते थे। ठीक है, तो बेसिकली हमें उस चीज़ को समझने के लिए ना उसको एक थोड़ा सा डिवीज़न है जो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट आता है द टर्म पैलियोलिथिक इज़ मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, पैलियो एंड लिथोस। सबसे पहले पैलियोलिथिक जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ, जो आपका वर्ड है पैलियोलिथिक वो हुआ स्टोन एज के लिए यूज़। मतलब जो अर्लीस्ट पीपल की जो एज थी उसको हम स्टोन एज कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादातर जो काम थे सारे उनके वो स्टोन से ही होते थे। शिकार करते थे, जानवरों को जो मारना होता था उनका वो स्टोन से मारते थे, टूल्स बनाते थे वो स्टोन से बनाते थे। तो बेसिकली जो वो एज थी वो हमारी स्टोन एज थी। अब स्टोन एज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, पैलियोलिथिक, ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेसोलिथिक, एंड थर्ड है आपका नियोलिथिक और न्यू स्टोन एज। ओके, तो ये किस टाइप से है, पैलियोलिथिक और ओल्डर स्टोन एज, ओके, मेसोलिथिक और मिडल स्टोन एज, एंड नियोलिथिक और न्यू स्टोन एज। ठीक है, तो बेसिकली जो पैलियोलिथिक है ये बहुत ज़्यादा वाइड कंसेप्ट है। पैलियोलिथिक के भी बहुत सारे हैं आपकी कि प्री पैलियोलिथिक एंड पोस्ट, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है।
तो बट हमें इतना नहीं पढ़ना, बट इतना होना चाहिए कि हमें इस टॉपिक की नॉलेज हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द टर्म पैलियोलिथिक इज़ मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। 2 ग्रीक वर्ड्स को ऐड कर दिया और हमने एक वर्ड बना दिया पैलियो एंड लिथिक, पैलियोलिथिक, पैलियोलिथो। ठीक है, तो पैलियोलिथिक किससे बना है? पैलियो प्लस लिथोस, जिसमें पैलियो का मतलब था हमारा ओल्ड एंड लिथोस का मतलब था स्टोन। तो इसीलिए हम इसका क्या बन गया, इंग्लिश मीनिंग क्या बन गया? ओल्ड स्टोन। तो इसलिए हम इसको ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। ठीक है, हैज़ दिस पीरियड इज़ कॉल्ड ओल्ड स्टोन एज। और ये पीरियड कब कितना पुराना है ये देखिए, द पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक। 12,000 समझ रहे हैं ना? 12,000 अगर हम कॉमन एरा की BC की बात करें तो 12,000 प्लस 2021, उससे भी पहले तक ये जो पीरियड है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, जो इसमें वो टूल्स यूज़ करते थे ना, वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे और उनको कोई रिफाइनमेंट नहीं थी। रिफाइनमेंट का मतलब है कि कोई शेप नहीं थी, उनको जैसा ही कोई भी पत्थर पड़ा मिल जाता था बड़ा सा, तो वो उसी से वो यूज़ करते थे, उसी को फेंक के जानवरों को मारते थे, उसी से और भी उनको चीरते भी थे, खाल वाल उनकी उसी से वो खाते थे। ठीक है, तो बेसिकली जैसा उनको मिला एज इट इज़ अ स्टोन, वैसा ही उन्होंने इस पैलियोलिथिक एज में यूज़ करा। इसका मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ये है आपका पैलियोलिथिक एज। ठीक है, इसमें उन्होंने जो जैसा भी उनको स्टोन मिला, बड़ा बड़ा स्टोन दिख रहा है ना, बड़ा सा स्टोन है, वैसे ही उन्होंने इसको इसमें यूज़ करा। अब पैलियोलिथिक के भी 2-3 पार्ट्स हैं, वो हमें नहीं पढ़ने की ज़रूरत अभी। ठीक है, आप बस को ये जाने रखेगा, पैलियोलिथिक हमारा 2 वर्ड से बनता है। पैलियो मीन्स आपका ओल्ड एंड लिथोस मीन्स स्टोन। ठीक है, अब आता है मेसोलिथिक। ये थी हमारी मिडल स्टोन एज, ये तो थी हमारी ओल्ड स्टोन एज और ये है हमारी मिडल स्टोन एज। अब जो ओल्ड स्टोन एज थी ना, ये बेसिकली हमारी 99% हिस्ट्री कवर करती है। ठीक है, जो 99% हमारी हिस्ट्री है पैलियोलिथिक वाली, वो हमारा पैलियोलिथिक में कवर होता है। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तब इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे। अब आया मेसोलिथिक, अब आया मिडल एज। ठीक है, तो पहले जो क्या था, जो अर्लीस्ट पीपल थे ना, उनका मेन जो मोटिव था, उनको ये था कि बस उनको खाना खाना है, सर्वाइव करना, जैसे तैसे जीना है, उनका ये मोटिव था। वो अपना दिमाग बिल्कुल यूज़ नहीं करते थे किसी भी चीज़ में। ओके, उनके पास दिमाग में ये था कि उन्हें शिकार करना है और खाना है। द स्टोन टूल ऑफ दिस पीरियड ऑल्सो नोन एज माइक्रोलिथिस, इसको हम माइक्रोलिथिस भी कहते हैं। वाई? बिकॉज वर स्मॉलर, शार्पर एंड मोर एफिशिएंट दैन दोज ऑफ अर्लियर पीरियड। बिकॉज जो टूल्स यूज़ होते थे ना पुराने पीरियड में, मतलब जो पत्थर वो यूज़ करते थे, वो इसमें से छोटे और थोड़े शार्प उन्होंने यूज़ करे, उन्होंने शार्प करना स्टार्ट करा उनको। स्टोन एनिमल बोन्स एंड हॉर्न्स वर यूज इन दिस एज। जो एनिमल की बोन्स को भी यूज़ करने लगे, कैसे यूज़ करने लगे वो भी देखेंगे हम। इट इज़ द पीरियड इन विच वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस। ये वो पीरियड है जिसमें एनवायरमेंटल चेंजेस हुए, मतलब जो एनवायरमेंटल चेंजेस हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो ये पीरियड है जहाँ से एनवायरमेंटल चेंजेस स्टार्ट हुआ। स्टोन्स टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड स्टीनिंग सो कॉल्ड माइक्रोलिथिस। इसको माइक्रोलिथिस का क्यों कहते हैं? माइक्रो मीन्स छोटा और लिथिस में आपका हो गया स्टोन। क्यों कहते हैं इसको छोटे स्टोन? वाई? बिकॉज उन्होंने क्या किया था अर्लीस्ट पीपल ने, पहले तो वो एज इट इज़ बड़े स्टोन यूज़ करते थे। ठीक है, उन्होंने उसको शार्प करना यूज़ करा, छोटे उसमें यूज़ करना स्टार्ट किया। और उन्होंने क्या किया, बोन्स जो होती है ना, बोन्स को क्या बोलते हैं, देखो इसमें लिखा है ना, बेसिकली माइक्रोलिथिस वर प्रोबेबली स्टक ऑन टू हैंडल्स ऑफ बोन्स। उन्होंने हैंडल्स बना लिए बोन्स के, मतलब पत्थर और बोन्स को जोड़ के जैसे तैसे हैंडल्स बना लिए उसके टूल्स, तो वो पूरा एक आपका टूल बन गया। एट द सेम टाइम ओल्डर टूल्स वर ऑल्सो इन यूज, और उसी टाइम पे हमारे पुराने जो स्टोन्स थे बड़े बड़े थे वो भी यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो वो तो चल ही रहा था पुराने स्टोन्स, पर साथ में उन्होंने क्या किया, स्टोन्स को ना शार्प करके यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, उसमें हैंडल लगा लिया। हैंडल किसका बनाया उन्होंने? जानवरों की हड्डियों का हैंडल बना लिया। ठीक है, ये देखिए, ये छोटे स्टोन जो है थोड़े शार्प हैं, नुकीले हैं, है ना। अब नेक्स्ट है आपका नियोलिथिक और न्यू स्टोन एज। जो ये वाली स्टोन एज है, ये था 8000 BC यानी कि बिफोर क्रिस्ट, मतलब 8000 प्लस 2021, दैट इज़ बिफोर क्रिस्ट निकल के आ जाएगा। ये हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा हुआ है। ठीक है, द टूल्स ऑफ दिस एज वर शार्पर देन दोज ऑफ द मिडल एज। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो पहले जो पैलियोलिथिक से इम्प्रूवमेंट आई स्टोन्स में हमारा मेसोलिथिक में, अब मेसोलिथिक से भी और इम्प्रूवमेंट करी उन्होंने, स्टोन में और दिमाग लगाना शुरू करा कि किस तरीके से हम इन स्टोन्स को और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या किया उनको, देवर ऑल्सो पॉलिश टू स्पार्कल, वो उस पर पॉलिश करने लगे, उसको चमकाने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने
पत्थरों का, एक स्टोन एज जो थी उसका भी कितना बड़ा इफेक्ट है हमारी, जैसे कि अपने पढ़ा 99% हिस्ट्री हमारी वहीं से निकल के आती है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके इसमें सिलेबस में नहीं है, बट यू हैव टू नो अबाउट इट। ठीक है, क्या क्या हुआ? पैलियोलिथिक, पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथोस मीन्स स्टोन। मैसोलिथिक में क्या था? मैसोलिथिक में भी वो स्टोन यूज़ करते थे, बट उसमें क्या किया उन्होंने? उनको शार्प करना यूज़ करा और उन्होंने छोटे पत्थर यूज़ करना स्टार्ट करे, जो छोटे और नुकीले पत्थर हैं, ये देखिए इस टाइप के। अब आया नियोलिथिक में, क्या क्या? नियोलिथिक में उन्होंने और उसको पॉलिश करना और दिमाग लगाना स्टार्ट करा, और जो थे और ज़्यादा शार्प स्टोन्स यूज़ करना स्टार्ट करे। देखो ये छोटे छोटे हैं ना, इनको शार्प करा, पॉलिश करा। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा आज का टॉपिक है और ये यहीं ख़त्म होता है वीडियो। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे आज चेंजिंग एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, जो चेंजिंग एनवायरनमेंट हमारा कब स्टार्ट हुआ है? मेसोलिथिक स्टोन एज में, यानी कि मिडल स्टोन एज में जो हमारा चेंजिंग एनवायरनमेंट स्टार्ट हुआ है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? तो आज का हमारा टॉपिक है चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड हर्डिंग एंड फार्मिंग एंड एक डोमेस्टिकेशन का बॉक्स है आपकी बुक में, उसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चेंजिंग एनवायरनमेंट का सबसे पहले मतलब क्या है? आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मेसोलिथिक एज के बारे में, जिसमें लिखा था कि एनवायरमेंटल चेंज भी इस हमारी इट इज़ द पीरियड इन विच वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस। इस पीरियड में हमारे एनवायरमेंटल चेंजेस होने स्टार्ट हो गए थे। तो कौन से एनवायरमेंटल चेंजेस होने स्टार्ट हुए थे? कि पहले क्या था? पहले जब जो अर्थ थी, ठीक है, वो बेसिकली पूरा आपका ठंडा एरिया था, स्नो से कवर था। ये तब की बात है जिसके बारे में हमारे पास ज़्यादा प्रूफ नहीं है, बट पहले ये कहा जाता था कि जो अर्थ थी ना वो बिल्कुल आपका बर्फ़ हमेशा ठंडा था, ग्रासलैंड्स वगैरह कुछ भी नहीं थे, बस जंगल वगैरह ये सब थे। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो आपकी आइस थी वो ना मेल्ट होना स्टार्ट हुई। ओके, मेल्ट होना स्टार्ट हुई, धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हुई। तो जब वो मेल्ट होती गई, जहाँ जहाँ से वहाँ पे सन रेज पड़ी, उस सन रेज से वहाँ पे ग्रासलैंड मीन घास उगना शुरू हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा एनवायरनमेंट धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हुआ। तो चलिए पढ़ते हैं। अराउंड 12,000 ईयर्स अगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। तो 12,000 साल पहले हमारा जो वर्ल्ड है उसके क्लाइमेट में चेंजेस होने स्टार्ट हो गए थे। तो बेसिकली ये चेंजेस अपने आप होते हैं, दैट वाज नेचुरल चेंजेस। एंड जो ये चेंजेस होते हैं ये तब की हम बात कर रहे हैं, तब से लेकर अब तक तो बहुत चेंज हो गए हैं। धीरे धीरे आपने देखा होगा हीट जो है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये सब बढ़ती जा रही है। तो दैट इज़ बेसिकली नेचुरल ड्यू टू ह्यूमन एक्शंस। ठीक है, तो तब क्या हुआ था? ये बिल्कुल नेचुरल हुआ। हमारा जो वर्ल्ड था वो, जिसका जो क्लाइमेट था वो चेंज होना स्टार्ट हुआ। तो विच लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड इन मैनी एरियाज़। तो बहुत सारे एरियाज़ में घास उगनी स्टार्ट हो गई। तो फिर क्या हुआ? दिस ऑल्सो लीड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन द ग्रास। तो क्या हुआ? अब देखो पहले क्या था, पहले घास ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, तो जो जानवर जो सिर्फ घास खाते हैं, वो थोड़ी बहुत उनको घास मिलती थी, वो खाते थे, और ना मिलने की वजह से वो मर जाते थे या फिर ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते थे। अब क्या हुआ? अब उनको ज़्यादा घास मिलने लगी, ज़्यादा खाना मिलने लगा, तो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करने लगे। ठीक है, तो सो पीपल स्टार्ट अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स। तो लोगों ने, जो अर्लीस्ट पीपल थे उस वक्त, उन्होंने स्टार्ट कर दिया सोचना हर्डिंग के बारे में, रियरिंग के बारे में, यानी कि पशुपालन के बारे में उन्होंने सोचना स्टार्ट करा। ठीक है, और फिशिंग भी उस वक्त, जहाँ पे पानी ज़्यादा था, फिशिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। अब आइए स्टार्ट करते हैं कि बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग की शुरुआत कैसे हुई। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट एंड राइस ग्रू। तो जैसा कि मैंने बताया कि घास उगनी जब अपने आप शुरू हुई, तो नेचुरली क्या हुआ? नेचुरली हमारा राइस और वीट उगना भी स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो किसी ने उगाया नहीं था पहली बार, वो खुद उगना स्टार्ट हुआ। ठीक है, और नेचुरली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में वीट, राइस, ये सब अपने आप उगना स्टार्ट हुआ। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड। तो जो वहाँ के लोग थे, जो आदमी और औरत वहाँ पे रहते थे, उन्होंने क्या करा? उन्होंने उसको कलेक्ट करना स्टार्ट करा एज अ फूड की तरह। ठीक है, और उन्होंने ये सीखा कि ये कहाँ पर उगते हैं, ये कहाँ उगाए जाते हैं, एंड वैन दे रिपन, यानी कि ये कब आपके खाने के लिए या फिर कब उसको तोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा तो होता है ना कि सीज़न लगता है, कि फॉर एग्जांपल गेहूँ हो गया, उसको भी सीज़न लगेगा वो उस स्टेज पे पहुंचने में जिस पे हम उसको खा सकते हैं। दिस में हैव लेड दैम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। तो उन्होंने ये सब देखते हुए ये सोचा कि अगर हम इसको उगाना सीख लें या खुद उगाएं तो हमें कितना फ़ायदा होगा। ठीक है, हम खुद खा सकते हैं, तो हम हमेशा उसको उगा के रखेंगे, कभी कमी नहीं पड़ेगी। ठीक है, इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर्स। तो इस तरीके से उन्होंने फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया।
द बिगिनिंग ऑफ हर्डिंग। अब हर्डिंग की स्टार्टिंग कहाँ पे हुई? पीपल ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। पहले क्या होता था, पहले जो लोग थे वो उनको जो जानवर दिखते थे वो सिर्फ शिकार के लिए दिखते थे, उनको वो पकड़ते थे, खा जाते थे, ख़त्म। लेकिन जैसे जैसे ग्रासलैंड्स बढ़ा, जानवर बढ़े, तो अब क्या हुआ, वो खा भी लेते थे और वो बचते भी थे। फिर उन्होंने उनको ना देखना स्टार्ट करा, उनकी हैबिट्स को देखा, ठीक है। उनको फिर देखते देखते उन्होंने क्या किया, द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। तो जो पहला जो एनिमल उन्होंने पालना शुरू किया था वो था वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। डॉग को पालना शुरू किया था, ठीक है। एनिमल्स सच ए शीप, गोट, कैटल एंड ऑल्सो पिग लिव्ड इन दी हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास। तो जैसे हमारे जानवर हो गए, आपके शीप हो गया, गोट हो गए, कैटल हो गया, ये सब भी आपके हर्ड्स में रहते थे एंड ज़्यादातर ये लोग घास ही खाते थे, ठीक है। ज़्यादातर ये जो आपके जानवर थे ये घास ही खाते थे। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स। तो जो वहाँ के लोग थे, जब उन्होंने देखा कि अरे इनको तो हम एक से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अब गाय है, गाय का दूध भी पीते हैं, घास खाती है, आप उसका दूध पीते हैं, तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी कि अरे इसके तो इस जानवर के एक से ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो इट्स बेटर कि इनको मारने की बजाय हम इनको पालें और अपना खाना वगैरह सब यहीं से लें, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उनको पालना शुरू कर दिया। फिर उनको पालना शुरू करा तो उनकी केयर करनी स्टार्ट करी, उनको जंगली जानवरों से बचाना स्टार्ट करा, ठीक है। तो धीरे धीरे इसी तरीके से वो हर्डर्स बन गए। हर्डर्स कौन होते हैं? जो पशुपालन में काम करते हैं, ओके। तो अब आता है आपका डोमेस्टिकेशन क्या होता है। डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है, इसमें स्पेलिंग गलत हो गई है, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलूकरण, मतलब जो जानवरों का घरेलूकरण और प्लांट्स का घरेलूकरण कब स्टार्ट हुआ। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें लोगों ने प्लांट्स उगाने शुरू कर दिए और लुक आफ्टर एनिमल्स, एनिमल्स की केयर करनी स्टार्ट कर दी। अक्सर प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो क्या होता था, जैसे कि जो जानवर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक जानवर आपका जंगल में रहता है, वो अपने खाने के लिए उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, अपने से छोटे जानवरों को वो खा जाता है, ठीक है, और वो जंगली बन जाता है, ठीक है, उसको जानवर मिलते हैं वो खा जाता है। लेकिन वो जानवर जो सिर्फ घास ही खा रहा है, सालों से इंसानों के साथ रह रहा है, तो वो नॉर्मल हो जाएगा, उसका जो नेचर है वो वाइल्ड एनिमल से, जंगली जानवरों से बहुत डिफरेंट होगा, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन। क्यों? क्योंकि इसीलिए उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रॉन टू डिसीज़। तो वो एनिमल्स और प्लांट्स को सिलेक्ट करते थे जिनसे कोई डिजीज़ ना हो, कोई बीमारी ना हो। दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट ईल्ड लार्ज साइज ग्रेन। वो उनको सेलेक्ट करते थे जिनसे खाना ज़्यादा मिल सके, ठीक है, जो या फिर जो वेट आपका जो है ग्रेन्स का वो सह सकें। उन एनिमल्स को सेलेक्ट करते थे कि जो फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या किया, उन्होंने एनिमल्स को पालना शुरू करा, वो उन्होंने खेती करनी शुरू करी, जो खेती से जो फसल उगती थी वो एनिमल्स के ऊपर रख के वो लेकर आते थे, ठीक है। सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एंड सोन टू एंश्योर दैट न्यू प्लांट्स विल हैव द सेम क्वालिटीज़। और जो प्लांट्स थे, सेलेक्टेड प्लांट्स से उनके उन्होंने बीज इकट्ठे करने शुरू करे और ये इंश्योर करा, ये पक्का करा कि अगर हम इसको उगाएंगे तो हमें सेम काइंड ऑफ प्लांट मिलेगा एंड हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अमंगेस्ट एनिमल्स दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। तो जो एनिमल्स आपके अच्छे होते थे ना, जेंटल होते थे, उनको ही ब्रीडिंग करने के लिए सिलेक्ट किया जाता था। एज अ रिजल्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इस बेसिकली क्या हुआ, तो वो जानवर जो इंसानों के साथ रह रहा है सालों से और वो जानवर जो जंगल में रह रहा है जानवरों के साथ, उन दो चाहे वो सेम ब्रीड के हों बट उन दोनों में डिफरेंस आना स्टार्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर दैन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो इसमें क्या कहा गया है, जो जंगली जानवरों के दांत हैं वही सेम जानवर अगर घरेलू है, डोमेस्टिकेशन में रह रहा है, उसके जो टीथ होंगे वो अलग होंगे। जैसा एक एग्जाम्पल दिया है, ये पिग के आपके टीथ हैं, ये देखो जो ये वाला है ना जिसके बड़े बड़े दांत हैं, ये है आपका वाइल्ड एनिमल, क्योंकि उसको चीर फाड़ करनी है, जानवरों को खाना है। और दूसरा क्या है, वो घास खा रहा है सालों से, तो उसका जो शार्पन है वो टीथ नॉर्मल है, ठीक है। तो इट इज़ द डिफरेंस, ओके। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जब पहले जब जो लोग थे वो सिर्फ जानवरों को ही खाना खाते थे, कम जानवर होते थे उनको खाते थे और अपना पेट भरते थे। वो सिर्फ ये सोचते थे कि हमें कहीं से जानवर मिल जाए और हम सर्वाइव कर जाएं, दैट्स इट। रहना होता था गुफा में घुस जाते थे, कपड़े चाहिए होते थे तो जानवरों को मार के उनकी खाल पहन लेते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हुआ, घासों वाली ज़मीन उगनी स्टार्ट हुई, उन्होंने देखा कि जानवरों की संख्या बढ़ रही है, तो उनको खाने की बजाय वो फिर भी ज़िंदा बच रहे हैं। उन्होंने उनकी आदतों को देखना शुरू करा, ठीक है, उनको उनकी क्वालिटीज़ के बारे में पता चला जो उनके लिए यूज़फुल हो सकती हैं।
तो फिर उन्होंने उनको पालना शुरू करा। ओके, और फिर उन्हें ये देखा कि कुछ जैसे कि नेचुरली ग्रेन्स आपके उगने स्टार्ट हो गए, नेचुरल ग्रेन्स उगने स्टार्ट हो गए, तो उन्होंने देखा कि इसको भी हम खा सकते हैं। उन्होंने उसको उगाना सीखा। क्यों? क्योंकि वो उनकी जो खाने की जो नीड है वो कंप्लीट करते हैं। ऐसे कर करके उन्होंने क्या करा, तो खाना उगाना सीख लिया, फार्मर का काम, फार्मिंग का काम सीख लिया, एंड हर्डिंग, जानवरों को पालना भी सीख लिया। ठीक है, ये सीखा कि वो कौन से सीज़न में आपके बिल्कुल परिपक्व हो जाएंगे, राइपन हो जाएंगे, ताकि वो उनको तोड़ के यूज़ कर सकें। और हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं और जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, यानी कि जो वाइल्ड एनिमल्स मीन्स जो जंगली जानवर आपका जंगलों में रहते हैं, एंड डोमेस्टिकेटेड मीन्स जो जानवर आपके लोगों ने पाले, उन दोनों में सेम ब्रीड के होने के बावजूद भी बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उन लोगों ने ये एनालाइज करा कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स उनके यूज़ के हैं, जिनसे कोई डिजीज़ नहीं होती, जिनसे उनको बेनिफिट्स मिल रहा है, उसने सोचना स्टार्ट कर दिया, उसने उनको ही पाला और धीरे धीरे आगे वो बढ़ता गया। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है, 2 टॉपिक कवर करेंगे हम आज, अ न्यू वे ऑफ लाइफ एंड स्टोरिंग एनिमल्स। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, न्यू वे ऑफ लाइफ का क्या मतलब है? जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो हमारे जो अर्लीस्ट पीपल थे उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने ग्रेन्स को उगाना सीखा। ठीक है, और थोड़ा बहुत फार्मिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी, उन्होंने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया, यानी कि जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया। तो जब उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट कर दी तो उनका जीने का एक नया तरीका, एक नई लाइफ उनको मिली, एक नया रास्ता उनको मिला। ठीक है, तो उसमें क्या था, people had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened. तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो उन्होंने जब ग्रेन्स उगाना स्टार्ट कर दिया था, जब वो उसको बोते थे तो उसको बोने के टाइम से लेकर जब वो पक के फसल पक जाती है उसमें बहुत सारा टाइम लगता था। तो वो इसमें क्या करते थे, उनको उसकी उस टाइम में टेक केयर करनी बहुत ज़रूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई पौधा भी लगाते हैं तो आपको उसको, अगर आप चाहते हैं वो बड़ा हो जाए, तो उसके लिए आपको उसको वाटर देनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं कोई एनिमल आके उसको खा ना जाए, या फिर उसको ज़्यादा सनलाइट ज़्यादा ना लगे, जितनी ज़रूरत है उतनी ही लगे। तो ऐसे ही जब फसल उगाते हैं तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान फार्मर्स को रखना पड़ता है। तो अर्लीस्ट पीपल के साथ भी ये था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने ग्रेन्स उगा दिए और उसके बाद वो चले गए छोड़ के। ठीक है, ऐसा नहीं था, उन्होंने ग्रेन्स उगाए, उसके बाद उन्हें उनकी टेक केयर करने के लिए कुछ टाइम तक वहीं रहना पड़ा, उनको वाटर देने के लिए। ठीक है, उनको दवाइयाँ तो उस वक्त खैर नहीं थी। ठीक है, और बर्ड्स या एनिमल्स कोई भी आके उनकी फसल को ख़राब ना कर दें, उसके लिए भी उनको वहाँ रहना पड़ता था। ठीक है, तो उस टाइम के लिए उन्होंने क्या किया, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आनी शुरू हुई। ठीक है, देन दे स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द स्टोरिंग द ग्रेन फॉर फूड एंड सीड्स। फिर उन्होंने सोचा कि फॉर एग्जाम्पल, चलिए फसल पक गई, तैयार हो गई, पक के, अब उसके बाद उसको स्टोर कहाँ करा जाए। ठीक है, उसको स्टोर करने के तरीके उन्होंने सोचे, उन्होंने बड़ी बड़ी ग्रेनरीज बनाना स्टार्ट करा। ठीक है, ग्रेनरीज बनाना स्टार्ट करा, प्लस पॉट्स वगैरह जो वो यूज़ करते थे, पॉट्स बनाने स्टार्ट करे, उसमें वो अनाज रखने लगे। एंड दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स और वो बास्केट्स, उन्होंने बड़ी बड़ी बास्केट्स एंड पॉट्स बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, अब जब तक उन्होंने फसल उगाई तब तक वो उनका खाने पीने का इंतज़ाम कैसे होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अभी उन्होंने ग्रेन्स को बोया है, उसको फसल पकने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो इतने में वो क्या खाएंगे, कैसे अपना गुजारा करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में आपको याद हो हमने एक टॉपिक पढ़ा था डोमेस्टिकेशन का। ठीक है, दैट इज़ योर स्टोरिंग एनिमल्स। उन्हें एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट किया, उनको पालना शुरू करा, और जब तक उनकी फॉर एग्जांपल बहुत सारे जानवर होते थे, जब तक उनकी ग्रेन्स उगती थी या फिर पककर तैयार होती थी, तब तक वो उनसे ही अपना खाने पीने का काम चलाते थे। ठीक है, जैसे कि ये आपका ग्रेनरीज का एग्जांपल है, इसमें अनाज स्टोर करा जाता था, इस टाइप की ग्रेनरीज होती थी बड़ी बड़ी, वो लोग बनाते थे। अब स्टोरिंग एनिमल्स का क्या कंसेप्ट है, एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, दे प्रोवाइड मिल्क विच इज़ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट वेन एवर रिक्वायर्ड। In other words, animals that are reared can be used as a store of food. अब जैसा कि आपको मैंने बताया था कि एनिमल्स धीरे धीरे जब उनको खाना पीना अच्छा मिला, वो धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। तो ऐसे में क्या था कि जब बहुत सारे जानवर थे उन्होंने होते थे, और जब लोगों ने उनका स्टोर करना, उनको पालना, डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट करा, तो जब तक उनकी फसल पक के तैयार होती थी, वो उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मिल्क हो गया, मीट हो गया, उसको खाते थे। ठीक है,
और क्या क्या यूज़ होता है आपका एनिमल्स का यूज़ होता है कपड़े पहनने के लिए, कोई एनिमल्स मर जाता था या जिसको वो मार देते थे उसकी खाल के कपड़े पहनते थे। ट्रांसपोर्ट के लिए घोड़े वगैरह उन्होंने यूज़ करने इस तरीके से स्टार्ट कर दिए। तो जब तक हमारा एक तरीके से उनकी नई लाइफ स्टार्ट हो गई, ठीक है, खाने पीने का तरीका बिल्कुल बदल गया। पहले तो ऐसा होता था कि जब उनको भूख लगती थी तभी वो जाते थे, बहुत स्ट्रगल करके एक आदि कोई जानवर मिलता था उसको खाते थे और दैट्स इट, ख़त्म। लेकिन फिर धीरे धीरे करके उन्होंने चीज़ों को सीखना शुरू करा, जानवरों को समझना शुरू करा, खेती करना स्टार्ट करा, फार्मिंग करना स्टार्ट करा। तो उनका जो लाइफ का जो तरीका था जीने का वो चेंज हो गया। दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं इसमें, प्लस फर्स्ट इज़ योर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना, उनको पालना पोसना। सेकंड, ग्रेन्स का उगाना। इन दो चीज़ों ने उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज करी है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। मीन्स जैसा कि हमने पहले में उसमें पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जो हमारे जो अर्लीस्ट पीपल थे वो धीरे धीरे मॉडिफाई होते गए और उनको एक न्यू वे ऑफ लाइफ मिल गया, जिसमें उन्होंने जानवरों को, एनिमल्स को का पालन पोषण करना शुरू कर दिया, उनकी रखवाली करनी शुरू कर दी एंड ग्रेन्स उगाना, यानी कि खेती बाड़ी फार्मिंग में वो आ गए। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम कि हमें कैसे पता चला कि फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स कहाँ थे, या फिर हमें कैसे पता चला कि जो अर्लीस्ट पीपल थे वो अपने आप को डेवलप करते करते इस स्टेज पे पहुँच गए हैं कि उन्होंने फार्मिंग शुरू कर दी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली सारी हिस्ट्री के बारे में कौन बताता है, आर्कियोलॉजिस्ट। तो हमें इसके बारे में भी हमें आर्कियोलॉजिस्ट्स ने बताया। ठीक है, तो देखिए उन्होंने क्या बताया। The archaeologists have found evidence of early farmers and herders. These are found all over the subcontinent. तो पहले जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ फर्स्ट चैप्टर में कि पहले कंट्रीज़ डिवाइड नहीं थी, कुछ भी डिवाइड नहीं था। पहले कॉन्टिनेंट एंड सब कॉन्टिनेंट डिवाइड होते थे, जो बड़े बड़े समुद्र की और वहाँ के एटमॉस्फेयर के से दूसरे कॉन्टिनेंट से डिवाइड होते थे। ठीक है, यानी कि अगर पूरा जो आपका लैंड मास का एरिया है वो पूरा एक, जब तक समुद्र से वो नहीं होता, दूसरे लैंड मास एरियाज़ के बीच में समुद्र नहीं आता, तब तक वो हमारा एक कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट रहता है। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट्स को जो एविडेंस मिले थे, प्रूफ्स मिले थे फार्मर्स के और हर्डर्स के, वो सारे कॉन्टिनेंट्स में मिले थे। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट कश्मीर एंड इन ईस्ट एंड साउथ इन इंडिया। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो कौन से थे हमारे, जो कश्मीर में नॉर्थ वेस्ट था और ईस्ट साउथ में साउथ इंडिया, ईस्ट एंड साउथ इंडिया में मिले थे। ठीक है, लुक एट द येलो मार्क साइट्स इन द मैप, देयर आर द साइट्स वेयर आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड एविडेंसेस। ये देखिए, दिखाती हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो न्यूलिथिकल साइट्स लिखा हुआ है और जो जिसके आगे येलो स्क्वायर बना हुआ है, जैसे आपका है ये बुर्जा होम, ठीक है, एंड खोलदी हवा, महागढ़ा, मेहरगढ़, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, एंड आपका हलूर, एंड साउथ में आपकी ये जगह दे रखी है पेयमपल्ली करके। ठीक है, तो यहाँ पे उनको आर्कियोलॉजिस्ट को, और ये देखिए एक साइड में ये वाली जगह आ रही है ब्रह्मपुत्र रिवर के पास, डोलजी हर्डिंग, तो इन सब के पास उनको वो क्या मिला था, उनको प्रूफ्स मिले थे किस चीज़ के, कि फार्मिंग और हर्डिंग के, कि जो एनिमल, जो हमारे जो एंशिएंट पीपल है उन्होंने फार्मिंग एंड हर्डिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, ठीक है, तो जो हमने साइट्स देखी मैप पे, उन साइट्स पे आर्कियोलॉजिस्ट को प्रूफ मिले थे कि यहाँ पर जो लोग रहते थे उन्होंने फार्मिंग और हर्डिंग स्टार्ट कर दी थी, वो इतने डेवलप हो चुके थे। ठीक है, अब बात आती है उनको क्या एविडेंस मिले थे ऐसे। What type of evidences? Scientists have found burnt grain at these sites. उन्हें क्या मिला, जला हुआ अनाज मिला। ठीक है, क्या मिला, जला हुआ अनाज। These grains have burnt accidents or purposefully. Also bones of the burnt elements have also found. Basically उनको वहाँ पे क्या मिला, उनको मिला था अनाज जला हुआ, एंड जो बोन्स थी एनिमल्स की बोन्स मिली, वो भी जली हुई मिली। ठीक है, बर्न्ट मिली। तो उससे ये प्रूफ होता है कि ऑब्वियसली जब उन्होंने अनाज वहाँ पे स्टार्ट कर दिया था बोना, तभी उनको वो बर्न्ट कंडीशंस में मिला। बेस्ड ऑन दीज फाइंडिंग्स साइंटिस्ट कंफर्म दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स प्लांट्स एग्जिस्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। और इन सब प्रूफ से उन्होंने ये डिसाइड करा कि जो डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट हैं, कि कौन कौन से सब कॉन्टिनेंट्स में पहले हमारा जो ये फर्स्ट फार्मिंग है और फर्स्ट हर्डिंग है ये स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक की बुक रीडिंग भी कर लेते हैं।
टर्न टू मैप 2, मतलब यानी कि हमारी एक बुक में जो मैप दे रखा है हम उसकी बात करेंगे। यस, ये रहा। यहाँ पे जो ब्लू कलर से हैं, जो मैंने येलो कलर से साइड में दिखाई ना, वहाँ पे वो ब्लू कलर से हैं। इसमें ये सारी वो साइट्स हैं जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट्स को प्रूफ मिले थे कि सबसे पहले, यानी कि जो अर्लीस्ट टाइमिंग्स, वो प्रूफ इस तरीके से थे, उन्होंने ये जज करा कि ये इतने पुराने हैं कि शायद सबसे पहले जो फार्मिंग होगी वो यहीं स्टार्ट हुई होगी। ठीक है, हिस्ट्री में जो भी कुछ होता है वो आपका प्रोबेबली होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट होगा, एग्जैक्टली नहीं हो सकता, बिकॉज हिस्ट्री जो होती है आर्कियोलॉजिस्ट प्रूफ्स आपके इकट्ठा कर करके उसको एक हमें पूरा उसको डिटेल में बता देते हैं, कनेक्ट कर करके प्रूफ्स को। तो इसलिए हिस्ट्री हमेशा की प्रोबेबली पे ही टिकी रहेगी, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये रहे हमारे बुटजोहम कश्मीर की साइड में, मेहरगढ़ जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, खोलडिवा, एंड ये आपका ब्लू हो गया, आपका हल्लूर हो गया, पैम्पली हो गया, एंड दाओजी हडिंग हो गया। ठीक है, ये सारी वो साइट्स हैं जहाँ पे पहले आपके आर्कियोलॉजिस्ट्स को प्रूफ मिले थे कि सबसे पहले फार्मिंग यहीं स्टार्ट हुई होगी। तो चलिए अब टॉपिक की बात करते हैं। You will notice a number of blue squares. Each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. यही मैंने बताया है आपको। These are found all over the subcontinent. ये हमें सारे देखा ना, पूरी कंट्री के, मतलब पूरी कंट्री क्या, जो ये हमारा मेहरगढ़ है, ये सारा तो हमारा उसका कवर हो रहा है, पाकिस्तान का एरिया, क्योंकि पहले कंट्रीज डिवाइडेड नहीं थी, पूरा हमारा एक कॉन्टिनेंट था, सब कॉन्टिनेंट था। ठीक है, तो इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में ही हमें थोड़ी थोड़ी जगह, कहीं कहीं दूर दूर जगह पे, मतलब हर जगह थोड़ा थोड़ा डेवलप होने लगा था फार्मिंग। ठीक है, देर आर फाउंड ऑल ओवर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर द नॉर्थ वेस्ट। कुछ सबसे इंपॉर्टेंट हमें मिले नॉर्थ वेस्ट में, जो कश्मीर की बात करी हमने, ठीक है, ईस्ट इंडिया में एंड साउथ इंडिया में। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वो सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, मतलब इसमें कि ये फाइंड करने के लिए कि हाँ अब इसमें सेटल हो चुके थे फार्मर्स एंड हर्डर्स। साइंटिस्ट ने क्या करा, उन्होंने एविडेंसेस को स्टडी करा, प्लांट्स और एनिमल बोन्स जो उन्हें मिली थी उनको स्टडी करा। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न्ट अगेन। सबसे एक्साइटिंग फैक्ट उनको क्या मिला, उनको फिर से जो ग्रेन्स मिले थे ना वो बर्न्ट मिले थे, यानी कि उस स्टेज पे भी उनको फायर कंफर्म हो चुका था कि उनको फायर की नॉलेज हो चुकी है। ठीक है, और हो सकता है उनसे अचानक गलती से जल गए हों वो ग्रेन्स, या फिर उन्होंने जानबूझ के जलाए हों। साइंटिस्ट्स कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो उन्होंने उन ग्रेन्स को पहचाना, और तो ही हमें पता चल पाया कि जो क्रॉप्स हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट में कहाँ पे ग्रो हो रही थी। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। तो उन्होंने डिफरेंट एनिमल्स की बोन्स को भी आइडेंटिफाई करा। डिफरेंट एनिमल मीन्स वो जो एनिमल्स की बोन्स हुई थी वो वाइल्ड नहीं थी। मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था ना कि डिफरेंस क्या होगा, बॉडी में डिफरेंस जो मिला उनको, जो भी एनिमल्स बॉडी मिली थी दैट वाज नॉट वाइल्ड। ठीक है, वो नॉर्मल एनिमल्स थे, तो मीन्स इनका डोमेस्टिकेशन स्टार्ट उस टाइम तक हो गया था। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्लास में हम पढ़ेंगे टुवर्ड्स द सेटल्ड लाइफ। जब उनकी सेटल्ड लाइफ हो गई थी तो उसके बाद आगे क्या हुआ। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बेसिकली हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमें कहाँ कहाँ ऐसी कौन सी साइट्स हैं जहाँ पे हमें ये पता चला कि पहली बार फार्मिंग एंड हर्डिंग की स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक टुवर्ड्स सेटल्ड लाइफ। इसका मतलब क्या है कि हमें कैसे पता चला कि अब तब तक जान कि जिस भी टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे वो सेटल हो चुके थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली आर्कियोलॉजिस्ट्स को कुछ एविडेंसेस मिले होंगे इस चीज़ के, जिससे उन्होंने ये कहा होगा कि अरे ये लोग तो काफ़ी डेवलप हो चुके थे। तो बेसिकली धीरे धीरे जो हमने पिछले डेवलपमेंट की बात करी, अब इससे थोड़ा और क्या डेवलपमेंट आया था वो हम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Archaeologists have found traces of many things. They have used that things to know about how ancient people live, what they eat, etc. तो इसमें यह लिखा है कि आर्कियोलॉजिस्ट्स को ऐसे बहुत सारे ट्रेसेस मिले थे, ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स मिले थे, ठीक है, जिससे वो ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि जो पहले जो लोग थे, जो एंशिएंट पीपल थे, वो कैसे रहते थे और वो क्या खाते थे। ठीक है, अब स्टार्टिंग हमें क्या मिला है, हमें ट्रेसेस ऑफ हट्स मिले हैं। ट्रेसेस ऑफ हट्स का मतलब क्या हुआ
कुछ साइट्स पे हमें ट्रेसेस ऑफ हट्स मिले हैं, जैसे कि हमने बुर्जाहम की बात करी थी ना कश्मीर में, मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था। तो क्या मिला है वो कि पीपल जो पहले रहते थे वो पिट हाउसेस बनाते थे विच वर डग इन टू द ग्राउंड विद स्टेप्स लीडिंग इन टू द डैम। दीज हाउसेस में प्रोवाइड शेल्टर इन कोल्ड वेदर एंड फ्रॉम एक्सेसिव ऑफ हीट। तो बेसिकली जो वो हाउसेस थे, ठीक है, वो ना ग्राउंड के अंदर खोद के बनाए जाते थे। मतलब पहले ऐसा था नहीं कि लैंटर बड़ा छत हुई ज़मीन पे बना ली उन्होंने, तो उनके दिमाग में क्या आइडिया आया कि हम ज़मीन को खोदेंगे, फिर ज़मीन के अंदर खोद के उसमें फिर कमरे निकाल देंगे, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर छत अपने आप आ जाएगी, ठीक है, और उस वहाँ तक जाने का रास्ता जो होगा उसके लिए स्टेयर्स लगा देंगे। ओके, इसका मैं एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ आगे। ये देखिए, ये रहे हमारे पिट हाउसेस के एग्जांपल्स। इसमें देख रहे हैं ना आपके नीचे जाके रूम्स टाइप बनाए हुए हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं आज के आर्किटेक्चर्स का आइडिया भी तब का निकला हुआ है ये, है ना। ऐसे रूम बना दिए अलग अलग, इसमें वो अपना ग्रेन स्टोर करते होंगे या कुछ भी करते होंगे। ये देखिए 2 टाइप के पिट हाउसेस हैं, ठीक है। अब कुकिंग हट्स, उनको कुकिंग के जो चूल्हे होते हैं ना वो मिले। कैसे मिले उनको? जो कुकिंग प्लेसेस मिले, दे हैव फाउंड कुकिंग प्लेसेस बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड द हट्स which suggested that depending on the weather people could cook food either indoor और आउटडोर। तो उनको जो कुकिंग यानी कि चूल्हा टाइप जो मिला था पुराने ज़माने का, उसके जो एविडेंसेस मिले थे वो उन्हें उन घरों के अंदर जो पिट हाउसेस बना रखे थे उन लोगों ने, एंशिएंट पीपल ने, वहाँ पे भी मिले थे एंड बाहर भी मिले थे। तो इसका अंदाज़ा उन्होंने ये लगाया कि ऐसा हो सकता होगा कि वो वेदर के अकॉर्डिंग काम करते होंगे। अगर वेदर बाहर खाना बनाने का है तो वो बाहर बनाते होंगे, और अंदर बनाने का है तो वो अंदर बनाते होंगे। और क्या मिला है? दे हैव फाउंड स्टोन टूल्स। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल। बहुत सारी साइट्स उन्हें स्टोन टूल्स भी मिले हैं। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम अर्लियर पैथोलॉजिकल टूल्स एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड न्यूलिथिकल टूल्स। तो उनको कुछ टूल्स मिले जो हमारे पैलियोलिथिकल साइट से डिफरेंट थे। तो पैलियोलिथिकल साइट में वो टूल्स क्या थे? वो सिर्फ स्टोन्स होते थे। उनको जो भी स्टोन्स मिल जाता था वो उसी को टूल बना लेते थे। कोई भी पत्थर मिला उसी को उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट करा। जो पैलियोलिथिकल टाइम है वो हमारा सबसे पुराना स्टोन एज एरिया है। स्टोन एज के भी 3 एराएँ हमने पढ़े थे, ठीक है। तो ये हमारा पैलियोलिथिकल स्टोन एज एरा है जो सबसे पुराना है। और अब जो हम बात करें, हम न्यूलिथिकल स्टोन एज एरा की बात कर रहे हैं। तो इसमें स्टोन्स में क्या डिफरेंस था, उनके टूल्स में क्या डिफरेंस था? तो बेसिकली दिस इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एज। वो टूल्स थे जो वो यूज़ करते थे, वो अच्छी शेप थी उनकी, उन्होंने उसको अच्छे से शेप दिया, उसको पॉलिश करा। एंड मॉर्टार्स एंड पेस्टल्स। मॉर्टार्स एंड पेस्टल्स किसको बोलते हैं? जिसमें जो आजकल भी यूज़ होता है, जिसमें अदरक कूटते हैं ना, उस टाइप का ही कुछ होता था। आप ये फिगर में भी देख सकते हैं, ठीक है। आपने अपने घर में इस टाइप का देखा होगा, कुछ अदरक कूटने के लिए या कोई सामान कूटने के लिए ज़रूर होगा, ठीक है। सो दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एज एंड मॉर्टार्स एंड पेस्टल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग इवन टुडे सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर। और ये देखो कि वह कितने साल पहले ये टूल बनाया गया था, लेकिन आज भी ये यूज़ होता है। कितने लाखों साल पहले का ये टूल है, बट इसको हम आज भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इसका मेटल चेंज हो गया है, बहुत सारे इसमें सिर्फ मेटल का ही चेंजेस आया है, अदरवाइज इसको हम यूज़ उसी तरीके से करते हैं। At the same time, tools of Paleolithic age continued to be made and used. And remember, some tools were also made of bones. तो जो कुछ स्टोन्स थे वो बोन्स के ही बनाए जाते थे, और जो पुराने ज़माने के जो टूल्स थे वो भी यूज़ होते थे, ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि फॉर एग्जांपल किसी फ़ोन का ब्रांड न्यू वर्जन आज आया है तो अपना पुराना फ़ोन उठा के फेंक दोगे कि नहीं मुझे तो नया ही लेना है, ठीक है। तो आप उसको भी यूज़ करोगे जब तक वो चल रहा है। तो ऐसे ही होता था, जब तक पुराने टूल्स वो ये लोग यूज़ कर सकते थे वो उसे यूज़ करते थे, एंड उसके बाद वो नए टूल्स यूज़ करते थे। ये देखिए एक फिगर है, इसमें ये टूल्स देख रहे हैं आप, ये पॉलिश टूल्स हैं। ये नए आपके न्यूलिथिकल न्यू स्टोन एज जो एरा है वो टूल्स हैं, ये बिल्कुल पॉलिश्ड हैं, ठीक है। इनकी अच्छे से शेप देके वो इन टूल्स को यूज़ करते थे। पहले ज़माने की तरह नहीं कि बस जो पत्थर मिला उसी को उठा लिया वही हमारा टूल बन गया। और क्या मिला उनको? क्या क्या पढ़ा हमने? उनको सबसे पहले ट्रेसेस ऑफ हट्स मिले, ठीक है। नेक्स्ट कुकिंग हब्स मिले, स्टोन टूल्स मिले। स्टोन टूल्स कौन से मिले? न्यूलिथिकल टाइप्स के, यानी कि न्यू स्टोन एज एरा के टाइप से, प्लस पैलियोलिथिकल भी यूज़ हो रहे थे उस वक्त तक। अब लास्ट आता है आपका पॉट्स। और क्या मिला था? पॉट्स। मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। बहुत टाइप के आपके अर्थन पॉट्स जो थे वो भी मिले। दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड, कुछ जो थे वो बहुत अच्छे से डेकोरेटेड थे, एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स। और वो किस लिए यूज़ होते थे?
थिंग्स को स्टोर करने के लिए। जैसा कि हमें पता चल गया है कि जो हमारे एंशियंट पीपल थे उन्होंने फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया था, तो जो ग्रेन्स होता था वो एक बार में नहीं खा पाते थे सारा, तो उनको स्टोर करने के लिए उन्होंने पॉट्स वगैरह बनाने स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, उसमें वो खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, चावल पकाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। वीट्स एंड लेंटिल्स एंड आपका दालें भी पकाने के लिए यूज़ करते थे। अब ये देखो एग्जाम्पल है, ये रहा हमारा पॉट्स का जो ज़माने में यूज़ हो रखा है। ठीक है, बिल्कुल मिट्टी के पॉट्स हैं, हाथ से बनाए हुए, है ना। Besides, they began weaving clothes using different kinds of materials, for example cotton that could now be grown। तो इसके अलावा वो और क्या देख सकते थे, इसके अलावा ना एक और चीज़ नई इसमें हमारे सामने आई है न्यू स्टोन एज एरा में। उनको क्लोथ्स मिले, क्लोथ्स जो कॉटन का, उनको जो एविडेंसेस कुछ ऐसे मिले होंगे जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बताया कि उस टाइम पे वो लोग क्लोथ्स भी पहनना, कॉटन के क्लोथ्स पहनना शुरू कर दिए थे। पहले तो क्या होता था, पहले तो वो जानवरों को मारते थे, उसकी खाल पहनते थे, लेकिन जैसे से उन्होंने आपका फार्मिंग स्टार्ट करी है तो उनको कॉटन मिला होगा, कॉटन के उन्होंने क्लोथ्स बनाए होंगे, जैसे भी करके करा होगा उस टाइम पे, तो उन्होंने क्लोथ्स पहनने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, डिड थिंग्स चेंजेस एवरीवेयर एंड वंस ऑल एट वंस, तो क्या हुआ, ये सब क्या एक रात में हो गया? ऐसा तो नहीं है ना कि आज वो लोग पैलेथिकल टूल्स यूज़ कर रहे हैं और कब उन्होंने मिडल स्टोन एज एरा के यूज़ करें एंड परसों न्यूलिथिकल स्टार्ट कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं था। ये सब कुछ होने में बहुत साल लगे हैं। हमें तो एकदम से ब्रीफ पता लग गया है, जस्ट मिल गया है उसका, बट इट कंटेन्स लिटरली लैक्स ऑफ ईयर्स टू डेवलप स्टोन एज एरा। ठीक है, स्टोन एज एरा हमारी हिस्ट्री का एक बहुत बहुत बड़ा पार्ट है ना। तो डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर and all at once? Not quite. In any areas men and women still continue to hunt and gather food। तो ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे मैन एंड वुमेन स्टिल जो थे हंटिंग और गैदरिंग करते थे। एंड एल्सवेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली, और जगहों पे धीरे धीरे करके लोगों ने फार्मिंग करना और हर्डिंग मीन्स जानवरों की रखवाली करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स, तो इसको होने में बहुत हज़ारों साल लगे हैं। Besides, in some cases people try to combine these activities, और कुछ केसेस में क्या हुआ, लोगों ने एक्टिविटीज़ तो कंबाइन करना शुरू करा। क्या मतलब वो आपका हंटिंग और गैदरिंग भी करते थे, साथ साथ फार्मिंग और हर्डिंग भी करते थे। डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स, और अकॉर्डिंग टू सीजन्स करते थे कि जिस सीज़न में उनको लगता था कि फॉर एग्जांपल एक ऐसा सीज़न जैसा मैंने बताया था कि उन्होंने ग्रेन्स को बोने के लिए डाल दिया है, ठीक है, ज़मीन में बो दिया है, लेकिन उसको पूरा आपको उपजने में बहुत टाइम लगेगा, तो ऐसे में तब वो क्या करते थे, वो हंटिंग करते थे, वो शिकार करके खाना खाते थे। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट दे आर लिविंग देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू सीजन्स, बट एट दैट टाइम दे हैव स्टार्टेड थिंकिंग मेंटली एंड यूजेस थिंग्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट प्रॉपरली। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है यहीं पे। नेक्स्ट क्लास में हम इस क्लास का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का। ओके, मेहरगढ़ जो एक हमारा जो सिटी थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं हमारी हिस्ट्री का सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ योर अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग एट मेहरगढ़। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। दिस साइट इज़ लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलान पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान। कहाँ पर है ये? आपको पाकिस्तान की तरफ है, ईरान की साइड। ठीक है, इट इज़ योर बेसिकली लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास। अब बोलन पास कहाँ है अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि वेट कीजिए, ये देखिए मैप में ये जो एरिया है ना आपका मेहरगढ़, यहाँ पे था। अब पहले जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि कंट्रीज डिवाइडेड नहीं थी, बट देयर आर ओनली डिवीजन ऑफ कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ये इस टाइप पे है, मेहरगढ़ यहाँ पर है जो आपका ये हो रहा है। ठीक है, येलो साइंस हमने कहाँ पढ़े थे, जहाँ पे हमें पहले फार्मिंग के और हर्डिंग के फर्स्ट मतलब हमें पहले प्रूफ मिले थे कि यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो बेसिकली ये कहाँ पर है, माउंटेन रेंज है हमारी, टोबा कक्कड़ माउंटेन रेंज है। माउंटेन रेंज क्या होती है, जहाँ पे बहुत सारे पहाड़ लाइन में होते हैं ना, एक के बाद एक के बाद एक, दैट इज़ योर माउंटेन रेंज। ठीक है, तो उनमें से दो पहाड़ों के बीच में रास्ता जा रहा है जिसको हम बोलन पास कहते हैं, तो वहीं पे हमारा मेहरगढ़ है। ठीक है, मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न्स टू ग्रो बेरली एंड वीट। मतलब ये वो जगह है जहाँ पर लोगों ने सबसे पहले
आपका जो जौ और गेहूँ की खेती करना स्टार्ट किया। एंड रियर्ड शीप एंड गोट्स, शीप एंड गोट्स को चराना स्टार्ट करा, उनका पालन पोषण स्टार्ट किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट। ये उन विलेजेस में है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे और विलेजेस हैं, ये उन विलेजेस में है जहाँ पे हमें ये प्रूफ मिला था कि सबसे पहले जो फार्मिंग स्टार्ट हुई थी वो यहीं कहीं हुई होगी। ओके, नेक्स्ट, एट दिस साइट मैनी एनिमल बोन्स वर फाउंड। इस साइट पे हमारा क्या मिला है, बहुत सारे एनिमल बोन्स मिली हैं, एनिमल्स की हड्डियाँ मिली हैं। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज अ डियर एंड पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट वर फाउंड। तो हमें यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स की भी बोन्स मिली हैं प्लस शीप एंड गोट की भी बोन्स मिली हैं। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल हाउसेज। और क्या मिला है वहाँ पे हमें, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर शेप के हाउसेज मिले हैं। ठीक है, ईच हाउसेज हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स, सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज। तो जो घर होता है ना उसके सबके 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, 4 टाइप के रूम होते हैं। ठीक है, और उनमें से कुछ जो होते हैं वो हमारे स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि जहाँ पे जो एनिमल बोन्स मिली थी, तो इसमें क्या था, जो उन्हें वाइल्ड एनिमल्स की बोन्स मिली और उन्हें मिली बोन्स हमारी नॉर्मल एनिमल्स की भी, तो कैसे पता चलेगा कि वो फार्मिंग थे या हंटर गैदरर्स नहीं थे। तो इसका प्रूफ ये है, जो उन्हें वाइल्ड एनिमल्स की बोन्स मिली होंगी वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा नीचे मिली होंगी, काफ़ी ज़्यादा नीचे एक्सकवेट करके, खुदाई करके ज़मीन की, प्लस जो नॉर्मल एनिमल्स की बोन्स मिली होंगी वो उनसे ऊपर मिली होंगी। ठीक है, तो इट प्रूव्स कि यहाँ पे हंटिंग गैदरिंग होती थी बट पहले, लेकिन रिसेंट में जो लास्ट का पास्ट रहा है दैट वाज योर आपका नॉर्मल फार्मिंग एंड हर्डिंग का ही रहा है। अब देखिए आपके घर देखते हैं कैसे होते हैं वहाँ पे, ये देखिए ये हैं, ये ना 4 कंपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं, कोई एक स्टोरेज के लिए हो गया, एक में वो सोते होंगे। ठीक है, इस टाइप के, ये देखिए ये आपकी बुक में पिक्चर दी हुई है, इस टाइप के ना, एक में उनकी किचन है, ऐसे ऐसे करके 4 कंपार्टमेंट बना दिए हैं जो वो लोग अलग अलग पर्पज़ से यूज़ करते थे। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them। अब जीना, हम उनका जीना तो देख लिया, ठीक है, कैसे रहते थे, कौन से घरों में रहते थे, प्लस हम देखेंगे मरते थे तो क्या होता था। जब लोग मरते थे उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स जनरली उनको रिस्पेक्ट पे करते थे, जैसा आज भी होता है। ठीक है, पीपल लुक आफ्टर दैम परहैप्स इन बिलीव दैट देयर इज़ सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर दैट। और उनका भी ये मानना था, जैसे हम आज भी मानते हैं, हम भी ये चीज़ मानते हैं कि डेथ के बाद अभी भी लाइफ है, डेथ के बाद लोग दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। ठीक है, तो वो लोग, उनका भी यही कंसेप्ट था कि अगर ये इंसान मर गया है तो ये कहीं और जा रहा है, इट्स दैट ही इज़ गोइंग टू सम अदर वर्ल्ड, सम अदर प्लेस। ब्यूरल इज़ वन सच अरेंजमेंट, तो वहाँ पे दफनाया जाता था। सेवरल ब्यूरल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़, और वहाँ पे बहुत सारी जो ऐसी साइट्स मिली हैं, दफनाने वाली साइट्स मेहरगढ़ में मिली हैं। फॉर एग्जाम्पल द डेड पर्सन वॉज ब्यूरिड विद गोट्स, और जो उनको दफनाते थे ना गोट्स के साथ दफनाते थे। ठीक है, क्यों, विच वर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज फूड इन नेक्स्ट वर्ल्ड। तो उनको ये इसलिए दफनाया जाता था कि वो इंसान जा रहा है, उस साथ उसका खाना भी भेजो, तो वो गोट्स वगैरह एज अ फूड उनको सर्व करते थे। इस टाइप के, देखिए ये आदमी है, उसके साथ ये गोट्स वगैरह भी उसके साथ रख के भेजते थे, है ना, ताकि वो लोग ये मानते थे क्योंकि कि ये जो इंसान है ये दूसरी दुनिया में जा रहा है तो उसके साथ खाने पीने का सामान भेजा जाए। ओके, तो आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, सेकेंड यूनिट हमारी ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके सॉल्यूशंस देखेंगे एनसीईआरटी के, और उसके बाद हम अपना 3rd चैप्टर हिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम हमारा सेकेंड यूनिट के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखते हैं। ठीक है, एंड कल से हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स के उसमें। हंटर गैदरर्स चूज टू लिव इन द केव्स एंड रॉक शेल्टर्स बिकॉज, क्यों रहते थे वो आपका शेल्टर्स में एंड केव्स में, क्यों, क्योंकि उनको ठंड से बचना होता था, गर्मी से बचना होता था। ठीक है, और ख़ुद को वाइल्ड एनिमल से वो प्रोटेक्ट करते थे। तो हमने इसमें इतनी सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं, वी जस्ट राइट दे प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड बैड वेदर। तो बैड वेदर में आपको सब कुछ आ जाएगा, गर्मी आ जाएगी, सर्दी आ जाएगी, बारिश आ जाएगी, बैड वेदर में आपको सब कुछ आ जाएगा प्लस एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रासलैंड डेवलप्ड अराउंड, कब हमारे ग्रासलैंड डेवलप्ड हुए थे, तो हमने पढ़ा था ग्रासलैंड्स हमारे डेवलप हुए थे अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी कि जो लोग क्रॉप्स उगाते थे या खेती करते थे तो उनको एक ही जगह पे लंबे समय तक क्यों रहना पड़ता था। तो इसका आंसर हमने पढ़ा था, क्योंकि अगर उन्होंने बीज आज बोया है तो ऐसा तो नहीं है वो कल ही फसल पूरी आपकी रेडी हो जाएगी, पक जाएगी, उसको बहुत टाइम लग सकता है, सीजन्स लग सकते हैं, ईयर भी लगता है। तो दैट्स वाई उनको एक जगह रहना पड़ता था उसकी टेक केयर करने के लिए। ठीक है,
तो यही हम इस आंसर में लिखेंगे। व्हेन दे प्लांट अ सीड इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। जब कोई वो बीज लगाते थे तो उसको ग्रो करने में टाइम लगता है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सीड्स, डिपेंड करता है उन्होंने कौन सा सीड यूज़ करा है। द टाइम टेकन वुड वरी फ्रॉम डेज, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू द सीड दे यूज्ड, जो भी उन्होंने आपका बीज लगाया है उसके अकॉर्डिंग उसकी फसल पकने का जो टाइम होता था वो अलग अलग होता था, ठीक है। तो डेज भी लग सकते थे, वीक्स भी लग सकते थे एंड मंथ्स एंड ईयर्स भी लग सकते थे। इट मीन्स दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस टू टेक केयर ऑफ द प्लांट्स। तो उनको एक जगह रहना पड़ता था उनकी टेक केयर करने के लिए, उनको वाटर देने के लिए, और जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे, बर्ड्स होते थे, उनसे उनको बचाने के लिए। टिल द ग्रेन रिपेंड, जब तक वो जो ग्रेन्स है हमारी पूरी पक नहीं जाती तब तक, ठीक है। वंस रिपेंड, जब तक वो एक बार पक जाती थी उसके बाद उनको स्टोर करने के बारे में वो सोचते थे। हैंस दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसलिए उनको एक ही जगह पे लंबे समय के लिए रहना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू आर्कोलॉजिस्ट्स थिंक दैट मैनी पीपल हु लिव्ड इन मेहरगढ़ वर हंटर्स टू स्टार्ट विद एंड देन हर्डिंग बिकम मोर इम्पॉर्टेंट लेटर। तो इसमें आर्कोलॉजिस्ट्स ये कहते हैं कि कैसे क्यों पता चलेगा कि आर्कोलॉजिस्ट ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो मेहरगढ़ में लोग रहते थे वो पहले हंटिंग करते थे और उसके बाद उन्होंने आपका हर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो देखते हैं। आर्कोलॉजिस्ट्स फाउंड द बोन्स ऑफ मैनी एनिमल्स सच एज डियर इन द अर्लीस्ट लेवल। तो मैंने आपको बताया था कि जो उनको जो नॉर्मल एनिमल्स की जो बोन्स मिली थी वो ऊपर की तरफ मिली थी और जो वाइल्ड एनिमल्स की मिली थी वो बहुत नीचे मिली थी, ठीक है। तो ऊपर उनको मिली, पहले उनको बोन्स मिली नॉर्मल एनिमल्स की, तो इट मीन्स जो पहले तो और उसके नीचे मिली थी वाइल्ड एनिमल्स की। तो इट मीन्स पहले वो वाइल्ड एनिमल्स का हंटिंग करते थे और फिर धीरे धीरे डेवलप होते 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 वो लोग नॉर्मल एनिमल्स पे यानी कि हर्डिंग पे आ गए, ठीक है। तो आर्कोलॉजिस्ट ने फाउंड द बोन्स ऑफ मैनी एनिमल्स सच एज डियर इन द अर्लीस्ट लेवल। तो उनको स्टार्टिंग में अर्लीस्ट लेवल पे डियर वगैरह की बोन्स मिली। हैंस दे कुड कंक्लूड दैट दे वर हंटर्स टू स्टार्ट विद। इसलिए उन्होंने कंक्लूड करा कि वो हंटर्स थे। हर्डिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज दे फाउंड बोन्स ऑफ शीप एंड गोट इन द लेटर लेवल्स। तो हर्डिंग्स इंपॉर्टेंट क्यों, हर्डिंग्स के बारे में उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि उनको बाद में नीचे जब उन्होंने और एक्सकवेट किया, ऊपर की तरफ उनको शीप एंड गोट की बोन्स मिली थी। इसलिए उन्होंने कहा कि पहले जो थे वो लोग हंटिंग करते थे क्योंकि हमें नीचे डीर वगैरह की या फिर और एनिमल्स की बोन्स मिली थी। उसके बाद उन्होंने नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि उनको शीप एंड गोट की, जिनको वो हर्डिंग करते थे एनिमल्स को, उनकी बोन्स मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द हंटर गैदरर्स ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल क्यों करते थे। इन वॉट वेज आर दीज सिमिलर टू डिफरेंट फ्रॉम द रीजन्स फॉर विच वी ट्रैवल टुडे। और किन रीजन्स में ये सिमिलर या डिफरेंट हैं हमारे आज के ट्रैवल से, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्यों ट्रैवल करते थे, मैंने आपको बताया था, ये ट्रैवल बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजन्स। क्योंकि वो एक ही जगह रहते थे तो वहाँ के सारे प्लांट्स खा जाते थे, या फिर वहाँ की जो नदी होती थी वो भी सीज़न टू सीज़न ड्राई हो सकती थी, इसीलिए उनको अपनी जगह चेंज करनी पड़ती थी। They would have eaten up all the plants and animal resources। वो एनिमल रिसोर्सेज एंड जो प्लांट्स होते थे वहाँ पे वो सारे खा लेते थे। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। जो एनिमल्स होते हैं वो आपके एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते हैं, इसलिए दे हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट, इसलिए उनको उनकी मूवमेंट्स फॉलो करनी पड़ती है। प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स। तो पेड़ों पे हमारे डिफरेंट सीजन्स में प्लांट्स आते हैं, ठीक है, और डिफरेंट सीजन में फ्रूट्स आते हैं। तो सो पीपल में हैव मूव फ्रॉम सीज़न टू सीज़न। तो इसलिए वो सीज़न टू सीज़न मूव करते रहते थे। एक सीज़न में रह के एक जगह के सारे प्लांट्स के फ्रूट्स खा लिए, फिर उसके बाद जब वो ख़त्म हो गए तो कहीं और चले गए, फिर उस सीज़न के अकॉर्डिंग वहाँ के प्लांट्स के सारे फ्रूट्स खा लिए। इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। तो इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स को सर्च करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। ओके, दे नीड वाटर टू सर्वाइव। उनको सर्वाइव करने के लिए वाटर चाहिए होता था। एंड मैनी रिवर्स एंड लेक्स वो सीजनल। और जो रिवर्स और लेक्स होती थी ना वो सीजनल होती थी। सो दे हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजनल। तो ड्राई सीजन में क्या होता था, कई बार जो रिवर है ना वो आपकी सूख जाती थी, तो उनको वाटर की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा था कि उस ट्रैवल से वो कैसे डिफरेंट होता है। अब आज की डेट में अगर हम ट्रैवल करते हैं, हम इसलिए तो ट्रैवल नहीं करते ना कि अब बारिश का मौसम आ गया तो हम दूसरी जगह घर ले लेंगे जहाँ बारिश नहीं होती, या फिर अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो हम ठंडी जगह चली जाएंगे, या ठंड ज़्यादा पड़ रही है तो गर्म जगह चले जाएंगे। इसलिए तो हम ट्रैवल नहीं करते। हम ट्रैवल करते हैं अपने एन्जॉयमेंट के लिए, और या फिर हमें कहीं जाना होता है, किसी रिलेटिव के यहाँ जाना होता है, हम तो ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 3 वेज इन विच हंटर गैदरर्स यूज्ड फायर। हमें ऐसे 3 वेज बताने हैं जिनमें वो हंटर गैदरर्स
फायर यूज़ करते थे। वुड यू यूज़ फायर फॉर एनी रीज़न ऑफ टुडे? इट वॉज प्राइमरली यूज फॉर 3 पर्पजेज, क्लियरिंग फॉरेस्ट एरिया, तो वो जैसे जंगलों में बहुत ज़्यादा आपका उनको लगता है कि रहने की जगह नहीं है या बहुत सारे पेड़ वेड़ थे, तो उसको क्लियर करने के लिए भी वो यूज़ करते थे, उसमें जला देते थे थोड़े से, कुकिंग के लिए यूज़ करते थे, और वाइल्ड एनिमल्स अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते थे। और नाउ डेज़ हम क्यों यूज़ करते हैं? टू कीप आवरसेल्फ वार्म, सर्दियों में देखा है आपने लोग आग जला के बैठ जाते हैं, एंड कुकिंग के लिए। ठीक है, लिस्ट 3 ways in which the lives of the farmers and herders would have different from that of hunter gatherers। हमें 3 ways बताने हैं जिसमें जो फार्मर्स की लाइफ थी वो हंटर गैदरर्स से डिफरेंस थी। तो ये तो बहुत ईजी है। फार्मर्स एंड हर्डर्स वुड स्टे इन वन लोकेशन। फार्मर्स एंड हर्डर्स जो थे वो एक ही जगह रहते थे, लेकिन हमारे हंटर्स और गैदरर्स जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, फॉलोइंग द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की मूवमेंट को फॉलो करते हुए। फार्मर्स एंड हर्डर्स वुड स्टे इन हट्स, वो आपके हट्स में रहते थे या हाउसेस में रहते थे, बल्कि हंटर गैदरर्स आपके कहाँ रहते थे? केव्स में रहते थे। फार्मर्स एंड हर्डर्स फूड सोर्स वुड बी क्रॉप्स, उनके लिए फूड सोर्स मेनली क्या था? क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, और वो एनिमल्स जो वो डोमेस्टिकेट करते थे, जैसे आपका शीप हो गया, गोट। वेयर एज हंटर्स के लिए जो हमारा फूड का सोर्स था वो था बस एनिमल्स। तो यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम फटाफट से अपना 3rd चैप्टर कवर करेंगे, एंड हिस्ट्री का 3rd चैप्टर करने के बाद हम पहले ज्योग्राफी की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।